दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भोजन आवृत्ति प्रश्नावली FFQ भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के डैश डैश अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यता प्रयुक्त विधि है। तो इसमें बताया गया है कि जो भोजन आवृत्ति प्रश्नावली है उसमें जो भोजन के द्वारा रोग होते हैं, दीर्घकालिक रोग होते हैं, उनके संबंध में कुछ भी मूल्यांकन करता है तो उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? महामारी विज्ञान में नहीं। महामारी तो ये हो गया पूरे विश्व में जो कोई एक रोग फैलता है उसकी करती है। मन सूचना यानी कि खाद्य रसद की सूचना नहीं, इसके बारे में भी नहीं, और डाटाबेस भी नहीं। तो हम लोग किसकी बात करते हैं यहाँ पे? प्रायोगिक की बात करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाता है, प्रायोगिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैम बनाने में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण है। तो जैम बनाने के लिए किस किस का अनुपात महत्वपूर्ण होना चाहिए? चीनी और पैक्टिन का, जल और पैक्टिन का, फल और पैक्टिन का, चीनी और जल का। तो चीनी और पैक्टिन जो होता है उसका अनुपात महत्वपूर्ण होता है जैम बनाने के लिए। दोनों का अनुपात अगर सही होगा तभी जैम परफेक्ट बनेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है, पेपिन, एमाइलेज, ब्रोमोलिन और रेनिन। तो आपको बताना है कि जो एंजाइम है वो अंकुरण के समय कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाता है, एमाइलेज एंजाइम। ये स्टार्च को बदलता है जो लार के माध्यम से लार में मिलता है और आमाशय में, अग्न्याशय में मिलता है। तो एमाइलेज एंजाइम कहाँ मिलता है? लार में और अग्न्याशय में मिलता है। बाकी रेनिन जो है वो आमाशय में मिलता है हमारा। तो किस में मिलता है? आमाशय में, रेनिन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यौनावस्था में की बाधा में शामिल है, यौवनावस्था की बाधा में शामिल है। तो क्या ऐसा है जो यौवनावस्था यानी कि किशोरावस्था की बात हो रही है उसमें बाधा करता है? स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है वो कहीं तनाव और संघर्ष तूफान की अवस्था होती है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। शारीरिक बाधा मतलब शारीरिक वृद्धि हो रही होती है, बच्चे अपने आप को शरीर के हिसाब से पूर्ण समझने लग जाता है, मतलब उसको लगता है बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मेंटलिटी और मनोविज्ञान से वह छोटा रहता है, अपनी एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ करता है मतलब। तो स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, बिल्कुल एक जब आप उससे कोई बात करेंगे ना तो उसको अपना ही एक अलग व्यू रहता है उसका। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है? तो अर्जिमोन का तेल जो होता है वो सरसों के तेल में मिलाया जाता है। तो इस परीक्षण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल मिलाकर ही किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाता है। जिस क्वेश्चन में आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने आज इस प्रैक्टिस सेट में बहुत मेहनत की है कि आपको आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या पा रहे हैं। 50 क्वेश्चन भले, लेकिन 50 के साथ में आप 150 क्वेश्चन करके जाएंगे। आज 150 प्लस क्वेश्चन करके जाएंगे। भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। तो ग्रिलिंग, बेकिंग, पोचिंग सभी विकल्प गलत है। तो इसमें ग्रिलिंग में क्या होता है कि भोजन जो होता है ग्रिल पे मतलब डायरेक्ट आग पे पकाया जाता है, तो इसमें नमी की तो आवश्यकता नहीं पड़ती, ताप की पड़ती है। बेकिंग ओवन में बेक करते हैं, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, तो उसमें भी ताप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नमी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पोचिंग होता है, पोचिंग में क्या होता है कि धीमी आँच पे नमी में पकाया जाता है और कम ताप पे कम जल में, मतलब नमी में हल्का। तो पोचिंग ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकता है। तो प्रेशर कुकर होता है उसमें भोजन कितने ताप पर पकता है उसकी बात हो रही है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी ही उबलता है, तो 121 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, आप इसका तापक्रम याद रख लेंगे क्योंकि ये फैक्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। तो जेबी वाटसन के लिए अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक बोले जाते हैं जेबी वाटसन। तो इसमें मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का, मन का। तो जेबी वाटसन जो है वो व्यवहार का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो क्या है, व्यवहारवाद के जनक हैं जेबी वाटसन। तो आप व्यवहारवाद के जनक भी याद रखेंगे कौन है, तो जेबी वाटसन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं है? लाइसिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो जो मिथियोनिन है वो दाल में नहीं पाया जाता है। तो आपको लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन पता है कि दाल में पाया जाता है, लेकिन मिथियोनिन क्या है, दाल में नहीं पाया जाता। फिर पाया किस में जाता है? आप इस चीज़ को देख लीजिए। मांस, मछली, जो मांस होता है, मछली होता है, जीव से प्राप्त जो हम लोग को प्रोटीन जिनसे होता है, तो उनमें मिथियोनिन पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मिथियोनिन की खोज जो है 1921 में हुई थी।
कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने की थी? जॉन हावर्ड मूलर ने। तो किसने की? आप शॉर्ट में मूलर याद रख लेंगे। जॉन हावर्ड मूलर ने की थी 1921 में, ठीक है, मिथ्योनिन की खोज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुख दंशन की अवस्था होती है। अब आपको मुख दंशन समझ नहीं आएगा कि मुख दंशन क्या है, हिंदी में कितना कठिन वर्ड है। तो आपको इस ऐसे समझना है कि जो बच्चा होता है उसके सबसे पहले दांत निकलना किस अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं, और जो दूध के दांत होते हैं वो किस अवस्था तक लगभग में पूर्ण आ जाते हैं, और वो जब निकलते हैं दांत तो उसके मुंह में क्या होता है? इसको चबाने की यानी कि काटने की इच्छा होती है दूसरों को, तो उसे ही मुख दंशन बोला जाता है। तो ये अवधि होती है 8 से 18 माह। बच्चे के 8 से 18 माह में बीच जो दूध के दांत होते हैं वो आ जाते हैं, मतलब लगभग में 1.5 से 2 साल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है? तो दूध का प्रोटीन बताना है कि किस में एक जो है वो धनी होता है। तो जो पहले देख लेते हैं, ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफोन पेन पाया जाता है चिकन में, अंडे में, पनीर में, मतलब हाई प्रोटीन डाइट जो भी होती हैं उनमें पाया जाता है। अर्जिनिन किस में पाया जाता है? तो जो सभी बीज होते हैं, नट्स होते हैं, उनमें पाया जाता है अर्जिनिन। इससे सूरजमुखी, कद्दू के बीज, इन सब में क्या होगा? अर्जिनिन पाया जाएगा। सीरिन कोई अमीनो एसिड नहीं है, और बाकी लाइसिन जो होता है वो दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा इसमें। बाकी जो मैंने दोनों बताए हैं वो आपको याद रखने हैं, ट्रिप्टोफेन और अर्जिनिन। ट्रिप्टोफोन फिर से रिपीट कर देती हूँ। ट्रिप्टोफेन पाया जाता है चिकन, अंडे और पनीर में। अर्जिनिन पाया जाता है सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, यानी कि सभी बीज में, ठीक है। ऑप्शन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे समाजशास्त्री जिन्होंने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन पर आधारित सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आपको बस सोचने की ज़रूरत है नहीं, चक्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता है कि स्पेंगलर ने दिया है। तो राइट आंसर तो डी हो जाएगा, लेकिन बाकी लोग को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेवर ने शक्ति और सत्ता की बात की समाजशास्त्र में। सबसे पहले अपने पहले ऑप्शन पे आते हैं एम एन श्रीनिवास। तो श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण की बात करते हैं, ठीक है ना। एम एन श्रीनिवास किसकी बात करते हैं? तो संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की। मैक्स वेबर किसकी बात करते हैं? तो शक्ति और सत्ता की बात करते हैं बेवर। और ई.टी. टायलर हैं, वो उत्तरजीविता का सिद्धांत देते हैं। प्रिमिटिव कल्चर इनकी बुक है। बर्बरता और सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, टायलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंगलर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतःपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल है साध्य और साधन के मध्य असंतुलन, दोषपूर्ण सामाजिकरण, पक्षपात की मनोवृत्ति, उपयुक्त सभी। तो जो अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल है तो उसमें क्या है? सभी हो जाएंगे। साधन साध्य के मध्य असंतुलन होगा, बिल्कुल, तब भी संघर्ष होंगे। दोषपूर्ण सामाजिकरण होगा, तब भी होंगे। पक्षपात की मनोवृत्ति होगी, तब भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं भेदभाव होगा, मतलब झगड़े होंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपको पता होना चाहिए, जो क्या कहते हैं, रेगनर नरकसे हैं, उन्होंने गरीबी के बारे में व्याख्या दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेगनर नरकसे। बाकी गुरनॉर मंडल एक बहुत ही फेमस राइटर हैं और बहुत अर्थशास्त्री हैं। इसका राइट आंसर हो गया रेगनर नरकसे। आप इसको पहले याद रख लिए, फिर गुरनॉर मंडल पे आते हैं। तो इनकी एक बुक है गुरनार मिर्डाल की, एशियन ड्रामा, ठीक है ना। बहुत फेमस बुक है और बहुत बार पूछी गई है। तो इसलिए मुझे यहाँ ऑप्शन में दिख गया, तो मैंने कहा आप लोग को बता दिया जाए। तो एशियन ड्रामा जो है किसकी बुक है? गुरनार मंडल। रुक जाइए 1 मिनट। एशियन ड्रामा गुरनार मंडल की बुक है। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछी भी गई है, और 1968 में आई थी ये। सन तो इतना नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बुक पूछी जाती है। एशियन ड्रामा किसकी है? तो गुरनार मिर्डाल की है, ठीक है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? गरीबी कम करके, शिक्षा का स्तर बढ़ाकर, जन्म दर को कम करके, उपयुक्त सभी। तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? तो गरीबी कम करके भी किया जा सकता है, शिक्षा का स्तर बढ़ाकर भी किया जा सकता है, जन्म दर को कम करके भी किया जा सकता है, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही है यहाँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो जनसंख्या नीति बतानी है, पहली बार घोषणा कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी। बहुत सोचने जैसी है नहीं इसमें, क्योंकि फैक्ट है, हम लोग को सिर्फ सन याद रखनी है। तो 1976। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिस्थितिकी नारीवाद यानी कि इकोफेमिनिज्म शब्द किसने गढ़ा है? तो इकोफेमिनिज्म है जो परिस्थितिकी नारीवाद शब्द है, तो वो किसने दिया है? हम लोग को इसको बात करना है। तो फ्रांकोइस डी एडवोन ने दिया है। पहला ऑप्शन जो आपका है वही सही है इसमें, फ्रांकोइस डी एडवोन, ठीक है।
संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा में विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो जो आपको पता है 343 से यानी 343 से 351 तक हिंदी भाषा के लिए लेके ही आर्टिकल दिए हुए हैं, उसमें सभी आर्टिकल हिंदी भाषा से लेके दिए हैं, लेकिन पूछा गया है किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा में विकास के लिए निर्देश दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 351। ठीक है, लेकिन बाकी 3 जो ऑप्शन है उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जो 343 है तो उसमें हिंदी देश की राजभाषा है, इसमें क्या है, राजभाषा बताया गया है हिंदी को देश की। 343 में क्या बोला गया है कि हिंदी जो है वो देश की राजभाषा है। ठीक है, आगे 345 में बताया है कि राज्यों की राजभाषा का जिक्र है। तो जो हिंदी देश की राजभाषा है वो 343 में है, लेकिन 345 में क्या है, राज्यों की राजभाषा का जिक्र है कि राज्यों की अपनी एक राजभाषा हो सकती है। तमिलनाडु वालों के लिए हिंदी तो राजभाषा नहीं हो सकती ना, उनके लिए तमिल होगी। तो हर राज्य के लिए अपना अपना एक राजभाषा होगी, तो उसका वर्णन किस में है, तो 345 में है। 349 में अनुच्छेद 349 में क्या है, तो 15 वर्षों तक जो भाषा है उसमें संशोधन का अधिकार किसमें है, तो 349 में है, ऑप्शन सी जो है उसमें है। लेकिन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 351 है, 351 में है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक का विकथन ए, दूसरा तर्क आर दिया है। आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। बिल्कुल, विवाह जो है बदल रहा है, बहुत तरीके से हो रहा है। भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल दोनों सही हैं, लेकिन विवाह के बारे में तो नीचे वाले ऑप्शन में कोई बात की नहीं गई है। विवाह है, सामाजिक संस्था है, परिवर्तन से निकली है, बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन जो पश्चिमी युवा है वो विचारों से भारतीय युवा पश्चिमी विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले अभिकथन का तर्क से कोई लेना देना नहीं है, दोनों सही है। लेकिन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। पहला है ए व आर, दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही व्याख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विवाह की नीचे वाले ऑप्शन में कोई बात ही नहीं हुई है। बी, ए व आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन कीजिए। स्थिर जन्म और मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर, स्थिर मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर, बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर, घटती हुई मृत्यु दर। तो जो स्थिर जन्म और मृत्यु दर दोनों अगर स्थिर रहेंगी तो कहीं ना कहीं स्थायी जनसंख्या संरचना बन जाएगी। अब मान लीजिए कोविड के टाइम बहुत सारे लोग एक बार में एक्सपायर हो गए, तो वो क्या है, जनसंख्या का स्थायित्व नहीं है, लेकिन लोगों की धीरे धीरे स्थिरता प्रति मृत्यु होगी, स्थिर ही जन्म होंगे, तो क्या है, वह एक जनसंख्या स्थायी संरचना का निर्माण करेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित दोनों सूचियों में के सही विषयों का मिलान करें, तदनुसार नीचे दिए गए कोड में से अपने उत्तर का चुनाव करें। तो सूची 1 दी है आपको, सूची 2 दी है, इनको मिलाना है आपस में। तो परिवार नियोजन से जन्म, परिवार नियोजन ऑप्शन एक सूची में परिवार नियोजन दिया है, दूसरी सूची में अब मिला लेते हैं क्या, निरोध, पोलियो दवा, स्त्रियां, जन्म नियंत्रण। तो कहीं ना कहीं परिवार नियोजन से क्या होता है, जन्म नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। ऋतुस्राव मतलब स्त्रियों में होता है पीरियड जो भी हैं, तो सी हो जाएगा। पोलियो की दवा से इतना इजी मिलाने को आ जाए पेपर में तो हो जाएगा। गर्भ निरोध जो है उससे संबंधित है। तो अभी हम लोग अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। तो जो है परिवार नियोजन, जन्म नियंत्रण, यानी कि पहले का 4 एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं, जब पहला ही सही हो रहा है और किसी में 4 दिया नहीं है तो इतना क्यों मिलाना। आगे बढ़ते हैं। हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो जो जी.एच. हट्टन थे उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए अस्पृश्य शब्द का प्रयोग किया था। ये मैंने शायद ये क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है, मुझे लग रहा है जी.एच. हट्टन का ही अगर पूछा गया है तो वहाँ पे अगर आप इसको इसमें गलत दिया था तो इसमें आप अस्पृश्य कर लेंगे, क्योंकि आज ये क्वेश्चन मैंने कल जो था इसको ढूंढा तो उसमें शायद बाहरी जाति इसी प्रैक्टिस सेट में बाहरी जाति दिया था, तो बाहरी जाति ना होकर अस्पृश्य है। आप लोग ये चीज़ ध्यान रख लेना, अगर कहीं पे बाहरी जाति मैंने कराया है या कुछ भी है तो आप उस चीज़ को क्या कहते हैं सही कर लें। अस्पृश्य इसका राइट आंसर है। ठीक है, हट्टन ने बात की है अस्पृश्य की, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके इस संबंध में होता है: सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, निम्न धार्मिक स्तर और जनसंख्या। तो जो क्या कहते हैं आरक्षण होता है तो वो सामाजिक पिछड़ापन के लिए तो नहीं होता है, निम्न धार्मिक स्तर को लेके भी नहीं होता है, आर्थिक पिछड़ापन को लेके होता है, यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर है तभी आपको क्या है आरक्षण मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, आर्थिक पिछड़ापन। 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया। तो जो सुरेश तेंदुलकर समिति थी गरीबी से जुड़ी थी, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, गरीबी रेखा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति और अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। तो इसमें क्या है कि आपको बताना है जो लिंग समानता से संबंधित क्या आर्थिक सशक्तिकरण, बिल्कुल लिंग समानता से तो है, लेकिन एक आपको वैसा विकल्प देखना है समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति एवं अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। बिल्कुल आर्थिक स्थिति की क्यों हम हर जगह बराबर मिले हम लोग को हिस्सेदारी, तो वही है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथनीय दूसरे को कारण आर कहा गया। तो ये देखते हैं भारत की तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है। तो ऐसा है कि बेरोजगारी बढ़ी है तकनीकी दशक से, बिल्कुल, क्योंकि मशीनीकरण हुआ है। तो जो लोग हैं मजदूर वर्ग है या आप जो भी है, आप फैक्ट्री में जाएंगे तो उनको हटा के उनकी जगह मशीनीकरण लगा लिया है। इसकी बात कार्ल मार्क्स भी करते हैं अपना वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है। तो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, बिल्कुल उसको ऐसे विकसित किया जाता है कि लोगों के रोजगार से इतना ज़्यादा संबंधित करके नहीं किया जाता। तो मेरे ख्याल से तो दोनों ऑप्शन सही हैं। इसका क्या है कि भारत में तकनीकी मानव शक्ति के पीछे दशक में बेरोजगारी बढ़ी है, वास्तविकता मशीनीकरण आया, लोगों ने जो बेरोजगार लोग थे उनको काम देना बंद किया, उनकी जगह मशीन लगा दी। फिर भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है। बिल्कुल वो लोग सोचते हैं कि भारत में क्या है कि तरक्की हो, मंगल तक पहुँच जाएँ, लेकिन क्या है रोजगार से संबंध नहीं है कि मंगल तक पहुँच जाएंगे या कुछ भी है तो उस चीज़ में लोगों को रोजगार दिया जाए, नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं है इसमें। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? तो जो क्या कहते हैं आपको बताना है जो कौन सा विचारक है जिसका सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकास की सिद्धांत की बात करते हैं। तो जो स्टीवर्ड है वो उसकी बात करते हैं। मार्गन आप लोगों ने पढ़ रखा है, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत भी दिया था। बाकी बीर स्ट्रीट जो है सामाजिक विज्ञान के समाजशास्त्र की परिभाषा देते हैं कि जो समाज है वो सामाजिक विज्ञान है ना कि प्राकृतिक विज्ञान। कौन बात करते हैं? बीर स्ट्रीट बात करते हैं। बाकी स्टीवर्ड ने इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीवर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक नियंत्रण सार्वजनिक राय द्वारा भी किया जाता है, निम्न में से कौन से साधन सार्वजनिक राय स्थापित करने में सहायक है? मतलब राय लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएं। प्रेस, बिल्कुल प्रेस, न्यूज़पेपर के द्वारा लोग अपनी राय एक दूसरे को पहुंचा पाते हैं। रेडियो से भी पहुंचाते हैं। इंटरनेट सुविधा से तो बहुत ज़्यादा ही आजकल व्यापक है, हर चीज़ इंटरनेट से ही है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चेतन और अचेतन, कूले और बर्नार्ड, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, कालमैन हिम, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। तो जो किम्बल यहाँ लिख गया है ना नियंत्रण से पहले, वो यंग के पीछे किम्बल लिखना था। किम्बल यंग पूरा नाम है इनका। तो जो राइटर है ये किम्बल यहाँ लिखा है, यहाँ पे किम्बल यंग होना चाहिए, बुक में आपकी मिस प्रिंट हो गया है। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किम्बल यंग का सही है। संगठित और असंगठित, तो ये ई बोगार्डस का नहीं है। तो जो आपका डी है वो गलत है, ई बोगार्डस का ये नहीं है। ये इसका राइट आंसर है गुरविच मूर का है। संगठित और असंगठित नियंत्रण किसका है? तो गुरविच मूर का है। और जो ई बोगार्डस है वो उसकी बात करते हैं औपचारिक या अनौपचारिक नियंत्रण की। ठीक है, तो इसका ई बोगार्डस का याद रख लेंगे, औपचारिक या अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण आप दोनों याद रख लेंगे, ई बोगार्डस का है। बाकी संगठित और असंगठित की बात कौन करते हैं? तो गुरविच मूर करते हैं। मैं उनका नाम लिख देती हूँ, गुरविच मूर। गुरविच अलग है, मूर अलग है, इनका एक बार में इसलिए गुरविच तथा मूर। ठीक है, तो गुरविच एंड मूर किसकी बात करते हैं? संगठित और असंगठित नियंत्रण की बात कौन करते हैं? गुरविच और मूर करते हैं। बाकी ई बोगार्डस का मैंने बता दिया, औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण की बात ई बोगार्डस करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में बाधक कारक कौन कौन से हैं? तो सामाजिक परिवर्तन के आपको बाधक कारक बताने हैं। निरक्षरता है, रूढ़िवादिता है, निहित स्वार्थ है। तो निरक्षरता होगी तब भी लोग सामाजिक परिवर्तन में बाधकता उत्पन्न करेंगे। ठीक है, रूढ़िवादिता भी बाधक है, निहित स्वार्थ भी है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है?
समाज, बिल्कुल समाज कहीं ना कहीं नियंत्रण लाता है। लोग कहते हैं 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो वो समाज ही है। तो 4 लोग की बात होती है, वो इस सोसाइटी की बात होती है जिसमें आप रह रहे हैं, समाज की बात होती है। धर्म, धर्म भी लाता है ऐसे कि आपको ये चीज़ करनी है, नहीं करनी है। हिंदू धर्म में या 4 पत्नियाँ नहीं रख सकते, मुस्लिम धर्म में रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नियंत्रण है, किससे? धर्म के द्वारा। कानून, कानून भी नियंत्रण लाता है समाज में। औपचारिक जो है नियंत्रण वो कानून ही लेके आता है। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा भांजे भांजी के जीवन में सर्व प्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को कहा जाता है। तो इसे मातुल्य कहा जाता है। क्यों? मामा को ज़्यादा सर्वोच्चता दी जाती है तो मातुल्य बोलते हैं। और बच्चा अगर शादी के बाद पति पत्नी है, मामा के घर जाते हैं, तो इसे मातुल्य स्थानीय कहते हैं। ठीक है। और जो पितृश्वेषा वर्ड यूज़ हुआ है ऑप्शन डी में, आपको ये वर्ड है पितृश्वेषा, तो ये माँ की बुआ, मतलब बुआ को ज़्यादा उच्च स्थान दिया जाता है। तो उसमें क्या है, तो उसे पितृश्वेषा बोलते हैं। बाकी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने उसको आप कहीं मिस आप गलत ना समझ लें, तो इसका राइट आंसर है मातुल्य। ठीक है। फिर से मैं बोल रही हूँ, राइट आंसर इसका मातुल्य है, लेकिन पितृश्वेषा को मैंने समझाया था, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए उस चीज़ को समझा। परिहार क्या है? उन संबंधों को बोलते हैं जिनमें पर्दा प्रथा पाई जाती है, मतलब जिनसे बहुएं घर में पर्दा करती हैं, उन लोग के बीच संबंध कौन सा होता है? परिहार होता है। जैसे जेठ और बहू के बीच, सास और बहू के बीच। ठीक है। और बाकी परिहार और परिहार संबंध की बात भी हम लोग अगर संबंध टॉपिक पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेट करके, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे तो लग रहा है सोशियोलॉजी आप लोग को पूरी भी पढ़ लेनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि लेकिन फिर क्योंकि आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आ रहे हैं। अभी जो मैंने ऊपर आपको कराया था नियंत्रण का प्रकार, तो मैंने प्रकार नहीं कराए थे, आप लोग को याद हो तो, लेकिन आपके क्वेश्चंस इतने डीप आ रहे हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूँ तो लोग कहते हैं मैम बहुत डीप पढ़ा रही हैं, आप ये चीज़ पढ़ा रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक इतना डीप पढ़ा ही नहीं है, तो आपको ये चीज़ें बहुत अजीब लग रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर मैं और डीप जाऊँगी तो आप लोग को ये ना लगने लग जाए कि हम लोग भटक रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि हम लोग भटक नहीं रहे, हम लोग पाठ्यक्रम की ओर लौट रहे हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर के देख के खुश हो जाते हैं कि इतना पढ़ के बस हो गया मुख्य सेविका में, और मुझे नहीं लगता बिल्कुल इतना पढ़ के आपका मुख्य सेविका में हो जाने वाला है। कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। जितना लग रहा है ना कम कंपटीशन, उससे कहीं ज़्यादा गुना है कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि नातेदारी समाज बनाती है, समाज नातेदारी, किनशिप का क्या कहते हैं अध्ययन इनमें से इरावती कर्वे जी करती हैं। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्वे। इरावती कर्वे राइट आंसर है। मार्गन का नाम जुड़ा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत से, मातृसत्तात्मक सिद्धांत से, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से, विस्तृत परिवार से। तो हम लोगों ने यौन साम्यवाद का सिद्धांत पढ़ा था मार्गन का, तो उसको ही आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध करके इन्होंने लिख दिया। तो आपको थोड़ा अपनी टेक्निक याद रखनी है। यौन साम्यवाद था वहाँ पे, और यहाँ पे स्वच्छंद यौन की बात कर दी गई, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी मार्गन का सिद्धांत यौन साम्यवाद का था, आप लोग को याद है। निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है? वर्जीनियस खाका, एस.एल. दोशी, वेरियर एल्विन और एडवर्ड टायलर। तो जो आदिवासी अध्ययन था, मतलब जनजातियों के अध्ययन की बात हो रही है, तो वर्जीनियस खाका ने भी किया, एस.एल. दोशी ने भी किया और वेरियर एल्विन ने भी किया। इन तीनों ने क्या है, आदिम समाज का अध्ययन किया, मतलब जनजातियों का अध्ययन किया है। लेकिन जो एडवर्ड टायलर हैं उन्होंने जनजातियों का अध्ययन नहीं किया है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। एडवर्ड टायलर ने जनजातियों का अध्ययन नहीं किया था। अब इसमें अनुच्छेद दिए हैं, हम चारों अनुच्छेद समझ लेंगे, लेकिन पहले तो अभी इसकी जो यहाँ पे है उसकी बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो जो अनुच्छेद हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है तो वो है अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25 की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 19 में क्या है, आप इसको समझ लीजिए, मैं बोल रही हूँ, आराम आराम से इस चीज़ को समझते चलिए, कॉपी हो नोट करते चलिए। तो जो आर्टिकल 19 है, मतलब ऑप्शन ए जो अनुच्छेद 19 है, उसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अपनी बात किसी के सामने रखने की आपको स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। ठीक। अब अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव तस्करी और बेगार पर प्रतिबंध, जो औरतों और बच्चों की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए अनुच्छेद 23 की बात करते हैं। ऑप्शन बी जो दे रखा है उसकी बात हो रही है, ऑप्शन अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23। जो बेगार होता है और मानव तस्करी है उसको रोकने के लिए आर्टिकल 23 बनाया गया था। बाकी 25 तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता पता ही चल गया। अनुच्छेद 29 में तो जो राज्य का कोई भी शैक्षणिक संस्थान होगा, अनुच्छेद 29 भी आपको याद रखना है। आपकी पेपर की दृष्टि से ये चारों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं साथ में बताती चल रही हूँ। तो जो अनुच्छेद 29 है उसमें क्या है, राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आपको धर्म, वंश और जाति के आधार पर एडमिशन लेने से नहीं रोका जाएगा कि आप इस धर्म के हैं तो आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है, या आप इस जाति के हैं तो आपको नहीं पढ़ाया जा सकता, ऐसा आपसे कोई नहीं बोलेगा।
तो आर्टिकल 29 आपको पता चल गया होगा कि राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको धर्म, जाति, वंश के आधार पर नहीं रोका जाएगा। आपकी योग्यता के आधार पर रोका जा सकता है कि आप योग्य नहीं है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन धर्म, जाति, वंश के आधार पर नहीं रोका जाएगा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष वह अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया? तो सीधी से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न पिछड़ी जातियों को कौन सी अनुसूची में तैयार मतलब वो किया गया और जब कब तैयार की गई? तो 1935 और 1935 में तैयार की गई थी। आपको फैक्ट है तो आपको याद रखना है, वर्ष जो ईयरली होते हैं वो फैक्ट होते हैं, उनमें आपको फैक्ट की तरह याद रखना है। बस ये है कि अगर बार बार आएंगे तो आपको रिवीजन होता चला जाएगा, इसलिए कराने का उद्देश्य। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है, दूसरे को तरकार कहा गया है। अब देख लेते हैं क्या अभिकथन है। जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा अविवाहित रह जाता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो क्या कहते हैं पुरुष हैं, और जनगणना के अनुमान के हिसाब से भारत में 1/4 पुरुष मतलब 4 पुरुष में से 3 का विवाह हो जाता है, लेकिन 1 पुरुष का नहीं हो पाता है। और महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा मतलब 5 महिलाएं हैं तो उसमें से 1 का विवाह नहीं हो पाता, 4 का विवाह हो जाता है, तो अविवाहित रह जाता है। भारत में लिंगानुपात निम्न है, तो आपको 2 बताए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि क्या वास्तविकता में लिंगानुपात निम्न होने की वजह से ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से कारण हो सकते हैं ऐसा होने के। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं वो चीज़ आप देख लीजिए। जो समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जो समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जो समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, जो समाज के संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो जो पहला ऑप्शन है पहले तो वो सही है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। बाकी जब समाज में लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होगा तो भूमिकाएं तो आपकी बदलती रहती हैं, कभी आप बेटी बन जाते हैं किसी की, कभी माँ होते हैं, तो भूमिकाएं बदलना तो नहीं समाज में परिवर्तन लाता है। जो समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, नहीं कार्यों में परिवर्तन होगा तब भी नहीं आएगा। और समाज की संस्थाओं में तो संस्थाएं तो बदलती रहती हैं, उसमें कोई परिवर्तन वाली बात है नहीं। तो जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है तभी सामाजिक संरचना की गतिशीलता में क्या है परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से डैश डैश सिद्धांतों से ली गई है। तो सामाजिक विकास की जो धारणा है वो प्रत्यक्ष रूप से कहाँ से ली गई है आपको वो चीज़ बतानी है। तो भूवैज्ञानिक विकास नहीं, भूवैज्ञानिक तो भूमि से जुड़ा, इससे कोई मतलब नहीं। भौतिक विकास से भी नहीं, प्राणी शास्त्रीय विकास से भी नहीं, जीव वैज्ञानिक विकास बिल्कुल। सामाजिक विकास की धारणा कहाँ से ली गई? तो जीव विज्ञान से ली गई है। आपने डार्विन वाला सिद्धांत जो स्पेंसर डार्विन से प्रेरित होकर लेते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने भावात्मक और चेतनात्मक पदों का प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किया है? तो आपको बताना है कि किसने भावनात्मक और चेतनात्मक संस्कृति की बात की है, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या की है, वो बताना है आपको। तो आर.एम. मैकाइवर नहीं, ए.डब्ल्यू. ग्रीन ने भी नहीं की है, बी. पैरेटो ने भी नहीं की है, तो पी.ए. सोरोकिन इसकी व्याख्या करते हैं भावनात्मक और चेतनात्मक आधार पर। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पेंडुलम का सिद्धांत पी.ए. सोरोकिन आप लोग को याद होगा। तो भावनात्मक चेतना सिद्धांत इन्हीं ने दिया है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हैजा होता है दूषित जल से फैलता है, आप लोग को पता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, दूषित जल द्वारा। मलेरिया किस जीव द्वारा फैलता है? मलेरिया रोग है किस जीव द्वारा होता है? सीसी मक्खी द्वारा, मादा एनाफिलीज द्वारा, साल्मोनेला जीवाणु द्वारा, इनमें से सभी। तो मलेरिया रोग है तो वो मादा एनाफिलीज मच्छर है, वो फैलाती है, वाहक है उसकी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदू विवाह का उद्देश्य। तो हिंदू विवाह का उद्देश्य आपको बताना है कि हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? धर्म, प्रजा और रति। बिल्कुल धर्म, प्रजा, रति तीनों हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HIV का इलाज नहीं होने पर डॉट 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 हो सकता है। तो HIV किससे जुड़ा है? एड्स से जुड़ा है। तो HIV एड्स के वायरस का नाम है, तो HIV यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एड्स। ये किसको इफेक्ट करता है? टी लिम्फोसाइट को इफेक्ट करता है HIV। E300 का सामान्य नाम है, तो ये विटामिन का नाम है E300 किसका? तो विटामिन सी का नाम है E300। आपको याद रखना है, आपको एक नया नाम भी पता चल गया, तो इन सबको अजीब ना समझें। अगर E300 पूछ लिया जाता है तो किसका है? तो विटामिन सी का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके कारण एमनियोटिक तरल पदार्थ
का हरे रंग का मलिनीकरण हो जाता है। तो बताना है आपको जो एमनियोटिक तरल है वो हरे रंग का निकलने लग जाता है, क्यों? लेनिंगो नहीं, हाइड्रामिनोसिस नहीं, जात विष्ठा और भ्रूण कवच। जो जात विष्ठा स्थिति है उसकी वजह से जो रंग है वो हरा हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केवल एक स्थिति को छोड़कर बाकी सभी गर्भावस्था की आपात स्थिति में शामिल है। अस्थानिक गर्भाशय, प्लेसेंटा एक्रीटा, प्लेसेंटा प्रिविया और एक्लेम्प्सिया। तो पहले तो आप सभी स्थितियों को समझ लीजिए। अस्थानिक गर्भाशय क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो यूट्रस में न पल के, गर्भाशय में न पल के कहीं और स्थापित हो जाता है और वहीं बढ़ने लग जाता है, वहीं उसका ग्रोथ होने लग जाता है। तो ऐसा क्या, अगर मान लीजिए वो किसी नाल में चिपक गया और वहाँ ग्रोथ करने लगा, बच्चा पल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं वो ब्लास्ट हो जाएगा एक टाइम के बाद, माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा बहुत ज़्यादा है। तो अस्थानिक गर्भाशय भी एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक्रीटा ये हो जाता है, प्लेसेंटा की जो दीवारें होती हैं, गर्भाशय की दीवारें बढ़ने लग जाती हैं। प्लेसेंटा तो बीच में होता है, तो जो प्लेसेंटा से गर्भाशय की दीवारें चिपकी होती हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने लग जाती हैं, भ्रूण के लिए वो आकार छोटा होने लग जाता है। प्लेसेंटा प्रिविया क्या होता है? अब इसको समझ लीजिए। प्लेसेंटा प्रिविया तो जो गर्भाशय द्वारा होता है, ग्रीवा का पूरा द्वार ढक लिया जाता है, जिससे बच्चे की डिलीवरी होनी है वो ग्रीवा, उसका पूरा द्वार ढक लिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो बच्चा जन्म के बाद उससे ब्लडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कि माँ से ब्लडिंग हो जाएगी और कहीं ना कहीं माँ की मृत्यु होने तक की संभावना रहती है। एक्लेम्प्सिया क्या है? तो बच्चे के जन्मजात जो माँ को दौरे पड़ने लग जाते हैं उसे एक्लेम्प्सिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा एक्रीटा की गर्भाशय की दीवारों का बढ़ जाना। बहुत बड़ी क्रिटिकल स्थिति नहीं है, छोड़कर लिखा है तो आप छोड़कर वाले में देख लेंगे तो प्लेसेंटा एक्रीटा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा को सामान्यतः अक्सर मेडिकल या आत्म परीक्षण के दौरान जांचा जा सकता है और आमतौर पर डैश डैशेस के उपस्थित होता है। तो ब्रेस्ट फाइब्रो एडिनोमा है, उसको उसमें क्या उपस्थित होता है आपको ऐसा बताना है। ऊपरी आंतरिक चतुर्थांश, निचली बाह्य चतुर्थांश, निचली आंतरिक चतुर्थांश और ऊपरी बाहरी चतुर्थांश। तो जो ऊपरी बाहरी चतुर्थांश होता है वो उसमें उपस्थित होता है फाइब्रो एडिनोमा में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन परिणाम प्लेसेंटा प्रिविया के निदान पर संदेह करता है? तो जो एक मूल्यांकन आपको बताना है जो प्लेसेंटा प्रिविया के निदान पर संदेह करता है। तो जो ब्लीडिंग होती है लाल रंग की एकदम होने लग जाए, चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव होता है, तो कहीं ना कहीं एक संदेह की स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो पेट में दर्द, ऊपरी भाग में प्लेसेंटा, संवेदनशील गर्भाशय आपके राइट आंसर नहीं है। आपका राइट आंसर है चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिशप मूल्यांकन के लिए वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है। तो बिशप मूल्यांकन आपको बताना है, उसके लिए वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है किसका? अच्छी तरह से भ्रूण होना, प्रसव की प्रगति, भ्रूण की गर्भकालीन आयु, प्रसव के लिए सुझाव की आवश्यकता। तो बिशप मूल्यांकन के लिए क्या होता है? प्रसव के लिए सुझाव की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। 50+ क्वेश्चन आज मैंने करा दिए आप लोगों के, लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये 50+ नहीं थे, 100 से भी ज़्यादा, क्योंकि हर एक ऑप्शन मुझे जहाँ पे ज़रूरत लगी है मैंने डिफ़ाइन किया है आपको। बाकी हमें प्यार देते रहिए, ऐसी साथ बनाए रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। हम बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर कराया जाएगा, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।